हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और आज मैं चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर आप कह लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी में से एक और टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, DSSB का एग्जाम दे रहे हैं, KVS का एग्जाम देंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेरेंटिंग स्टाइल्स। तो पेरेंटिंग स्टाइल्स कितने तरह के होते हैं और क्या होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे। और देखिए ये टॉपिक मैं फिर से आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो गाइस, इसको अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सबसे पहले हम जानेंगे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पता है कि जो बच्चे की फैमिली होती है, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा परिवार होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब बच्चे का पहला स्कूल जो होता है उसकी फैमिली होती है, उसका फर्स्ट स्कूल होता है जहाँ से वो काफ़ी एक्सपीरियंसेस लेके स्कूल में एंटर करता है। तो हम कह सकते हैं कि परिवार के जो शुरुआती अनुभव होते हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट को। सो परिवार में मिले अनुभव उसके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। और परिवार में सबसे पहले तो माता पिता ही होते हैं, उसके बाद आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी हो सकते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बच्चे की और पेरेंट की जो रिलेशनशिप है, अगर वो हेल्दी है, वो अच्छी रिलेशनशिप है, तो हम मान सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है अच्छा होगा। हालांकि ये गारंटी नहीं है, लेकिन मोस्टली केसेस में अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी है तो बच्चा जो है कामयाब होता है, बच्चा जो है उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, बच्चे के एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं, बच्चे की सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, सभी कुछ बहुत अच्छा होता है अगर उसकी पेरेंट के साथ अच्छी बॉन्डिंग है और पेरेंट्स के साथ वो सब कुछ शेयर करता है और हेल्दी एनवायरनमेंट फैमिली का है तो, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन कौन से पेरेंटिंग स्टाइल्स है। उस पर बात करने से पहले मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करूंगी। डिपेंडिंग अपॉन द अर्ली एक्सपीरियंसेस, जो ये अर्ली एक्सपीरियंसेस, जो हमारे प्रारंभिक अनुभव होते हैं जो हमें परिवार से मिलते हैं, एंड इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड फैमिली, और जो पेरेंट्स और फैमिली के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है, दे रिलेट्स टू पीपल आउटसाइड द होम विद एक्सपेक्टेशन एंड अनसर्टेनिटी। तो मतलब ये जो अर्ली एक्सपीरियंसेस और इंटरेक्शंस होता है हमारा पेरेंट और फैमिली के साथ, इस पर हमारा जो बाहर के लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन होगा, कैसी हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, यानी कि कैसे बाहर के लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे होंगे, तो काफी हद तक डिपेंड करता है आपके पारिवारिक अनुभवों पर। द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग, अगर पेरेंटिंग बहुत ही संवेदनशील है, वो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग है, तो वो अफेक्ट करती है क्वालिटी ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को। तो अगर पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा है तो आपकी जो पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप है वो भी काफी अच्छी होगी, ये हम मानकर चलते हैं। मतलब रिसर्च में भी शो किया गया है। देखिए 100% तो कोई भी चीज आप कभी भी श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन हम मानते हैं कि 80 to 90 तक भी अगर हम टारगेट पूरा कर रहे हैं तो काफी हद तक वो चीज कामयाब है। इसीलिए जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। और टाइप बहुत सारी होती हैं, चार टाइप्स हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स की, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम ये भी जानेंगे कि कौन सा स्टाइल सबसे अच्छा है, कि स्टाइल की कौन कौन सी खूबियां हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। सो पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में मैं बात कर रही थी। तो पेरेंटिंग स्टाइल्स में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं, इसके बारे में आपने 4 स्टाइल्स के बारे में पढ़ा तो होगा, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो होता क्या है, क्या कहते हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स को। इट मीन्स द वे पेरेंट्स रेज देयर चिल्ड्रन, किस तरीके से बच्चे अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा करते हैं, क्या संस्कार देते हैं मैं कह सकती हूँ, या फिर किस तरह के जो गुणों का है उनके अंदर विकास करते हैं, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन का तरीका क्या होता है, या हम डे टू डे लाइफ में बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, वो हमारे पेरेंटिंग स्टाइल जो है कहलाते हैं। द वे पीपल डू पेरेंटिंग अफेक्ट्स देयर चाइल्ड्स ऑल ओवर डेवलपमेंट। ये मैंने ऑल ओवर डेवलपमेंट क्यों लिखा है कि बच्चे की जो इमोशनल स्किल्स हो गई, ठीक है, बच्चे की जो इमोशनल स्किल्स हो गई या फिर उसकी सोशल स्किल्स हो गई, ठीक है, उसकी सारी ये जो स्किल्स होती हैं, कॉग्निटिव स्किल्स, इमोशनल स्किल्स या फिर सोशल स्किल्स, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी पेरेंटिंग पर। मतलब अगर आपके घर का माहौल अच्छा है, पेरेंट्स के साथ हेल्दी रिलेशनशिप है, तो आपकी ऑल ओवर डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल एंड चिल्ड्रंस बिहेवियर। तो देखिए स्टडीज में ये पाया गया है कि पेरेंटिंग स्टाइल और बच्चों का जो बिहेवियर होता है उसमें एक क्लोज रिलेशनशिप होता है दोनों में, ठीक है। अगर पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा है तो बच्चे का बिहेवियर भी अच्छा ही होगा।
अब इसके बारे में और जानते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल जो है दिए किसने थे। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट थी, डायना बोमराइंड। तो ये डायना बोमराइंड जो थी इज नॉन फॉर हर वर्क ऑन कैटेगराइजिंग पेरेंटिंग स्टाइल्स। इन्होंने काफी रिसर्च की, इंटरव्यू की, स्टडीज की, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स मेथड यूज किया या फिर इंटरव्यू किया पेरेंट्स का, ऑब्जर्वेशंस की, और उसके बेस पे इन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल्स को जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। शी आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। तो इन्होंने 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स दिए थे, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन एंड परमिसिव। तो इन्होंने 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात की थी, मतलब पहले। लेकिन इसके बाद जो है मैकॉबी एंड मार्टिन, ये 2 और साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी अपनी स्टडीज की और इन्होंने पाया कि इन्होंने एक्चुअली क्या किया कि इन 3 टाइप्स को जो है एक्सटेंड कर दिया, इसमें एक और टाइप जो है जोड़ दी। ये अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन और परमिसिव तो था ही, तो इन्होंने अपना एक और स्टाइल जोड़ दिया जिसको बोलते हैं नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात करी और इसमें 2 कैटेगरीज इन्होंने रखी थी। एक तो डिमांडिंग, मतलब 2 पर फोकस था बेसिकली, डिमांडिंगनेस कितनी है या फिर रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है। देखिए डिमांडिंग का मतलब होता है, अगर हम कहें कि डिमांडिंग है तो मतलब पेरेंट्स क्या डिमांड करते हैं अपने बच्चों से, ये आपकी डिमांडिंगनेस होती है कि आप अच्छा बिहेवियर करोगे, आप मेरी हर बात मानोगे, अगर मैं ये कहता हूं तो आप यही करोगे। तो ये आता है डिमांडिंग नेचर जो पेरेंट्स का है। और एक होता है रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि आप जो है बच्चों के प्रति कितने रिस्पॉन्सिव हैं। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप कितना उसकी तरफ रिस्पॉन्ड देते हैं, बच्चों की बातों पर आप कितना ध्यान देते हैं, बच्चों की हर एक चीज का आप कितना ध्यान रखते हैं, वो होता है रिस्पॉन्सिवनेस। तो मैकॉबे और मार्टिन ने ये 2 तो ब्रॉड कैटेगरीज रखी थी और इनके अंदर इन्होंने 4 ये अपने जो है ये स्टाइल जो है वो बताए थे। तो बेसिकली हम जो है इन 4 स्टाइल्स को ही मानते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन कभी आ जाए कि किन्होंने दिए थे तो दोनों का ही बेसिकली देखिए मैकॉबे एंड मार्टिन का भी नाम है और डायना बोमराइंड का भी नाम है। तो वैसे 4 टाइप्स आए तो मैकॉबे एंड मार्टिन में आप ऑप्शन लगा सकते हैं और 3 टाइप्स आए तो डायना बोमराइंड में आप ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेरेंटिंग स्टाइल की, ठीक है। तो कितने टाइप के स्टाइल है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं। अथॉरिटेटिव होता है, अथॉरिटेरियन होता है, परमिसिव होता है और नेग्लेक्टफुल होते हैं। तो ये तो 4 ब्रॉड टाइप्स हैं इसकी, इनके हर एक के बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो बस आपको पहली चीज तो याद रखनी है कि 4 स्टाइल्स हैं। टाइप्स ही पूछ ली जाती है कई बार, कितने पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 4 हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अथॉरिटेटिव स्टाइल की, यानी कि आधिकारिक, ठीक है। हिंदी मीनिंग मैंने इसका लिखा है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। अथॉरिटेटिव का मतलब होता है आधिकारिक। तो इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिटीज क्या क्या है, इस अगर हम स्टाइल की बात करें तो वो हम बात करेंगे। तो हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर, बच्चे का माने या फिर हम पेरेंट्स का माने, या पेरेंट्स का माने तो पेरेंट्स के हिसाब से बच्चे जो हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है, पेरेंट्स काफी इन्वॉल्व होते हैं बच्चों की चीजों में, बच्चे की तरफ काफी ध्यान देते हैं। और बैलेंस्ड कंट्रोल है, मतलब इन्वॉल्वमेंट तो है लेकिन जो कंट्रोल करते हैं, देखो इन्वॉल्वमेंट में और कंट्रोल में डिफरेंस होता है, ठीक है। कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग कितना बच्चे को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, उसकी हर आदत को कितना कंट्रोल कर रहे हो, या फिर उसको खेलना पसंद है तो आप कितना खेलने दे रहे हो, आपकी मर्जी से ही वो पढ़ाई करेगा, आपकी मर्जी से ही एक सेट टाइम पे वो खेलेगा, आप कहोगे तो वो मतलब अगर आप कहते हो कि नहीं आप इस टाइम बाहर नहीं जा सकते तो वो नहीं जाएगा। तो ये चीजें होती है कंट्रोल की, जिसमें आप कंट्रोल कर रहे हो। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, सपोज बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो आप देख रहे हो कि हाँ बच्चा ठीक से कर रहा है, बच्चे को कोई जरूरत तो नहीं है, ये होता है इन्वॉल्वमेंट। इसको हेल्दी इन्वॉल्वमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्वॉल्वमेंट है, बच्चा आप अगर आपको कहता है कि मुझे आपके साथ खेलना है तो आपके साथ खेल रहे हैं, तो ये भी आपका एक इन्वॉल्वमेंट है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वॉल्वमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल यहाँ पर बैलेंस्ड होता है, मतलब फ्रीडम होती है बच्चों को कि वो अपनी चॉइसेस खुद कर सकते हैं, पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट हाई होता है तो हाई एक्सपेक्टेशन भी पेरेंट्स रखते हैं। रूल्स क्लियर होते हैं कि आप ये गलत चीजें नहीं करोगे और ये अच्छी चीजें नहीं है, तो आपस में बैठकर रूल्स होते हैं। पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, अपने रूल्स बना लेते हैं कि हाँ ठीक है ये चीजें हम करेंगे और ये चीजें हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एडोलसेंट्स हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि देखो सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है तो आप नहीं पियोगे, तो हाँ बच्चे भी समझते हैं कि हाँ ठीक है मम्मी ये हम नहीं पियेंगे, गलत चीज है, या फिर पापा ये गलत है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर रूल्स हो गए, यहाँ पे रूल्स क्लियर होते हैं कि आपने, और रूल्स में डेमोक्रेसी होती है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स ने रूल्स बना दिए हैं, यहाँ पर बच्चे भी रूल्स बनाने में शामिल होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं। वैल्यू इंडिपेंडेंस, मतलब कि बच्चों की जो स्वतंत्रता है उसको वैल्यू करते हैं कि हाँ थोड़ा स्पेस बच्चे को भी चाहिए होता है, उसकी भी अपनी चॉइसेस होती हैं, उसमें हेल्प करते हैं, मतलब उनकी स्वतंत्रता को एक तरह से वैल्यू करते हैं।
नेचुरल कंसिक्वेंसेज अगर, ठीक है, यहाँ पर जो चीजें हैं, परिणाम जो होते हैं नेचुरल होते हैं, क्योंकि बच्चे ने एक डिसीजन लिया है, ठीक है, तो उसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। तो उसका ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स बिल्कुल बच्चे को ही उसमें ये चीजें कहते हैं ना कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो पेरेंट्स फिर बच्चे को रिस्पॉन्स करते हैं उस चीज के लिए कि नहीं आपने ये डिसीजन लिया था, आपकी वजह से ही हुआ, आपने खुद डिसीजन लिया था, आप खुद भुगतो। तो ये वाली चीज नहीं है। ये माना जाता है कि ठीक है, नेचुरल कोई चीजें हो रही हैं, आप कोई डिसीजन ले रहे हो, उसमें कोई परिणाम आ रहा है। सपोज एक बच्चे ने एक हॉट प्लेट को टच कर दिया है, ठीक है, अब टच किया तो हॉट प्लेट को टच करने से उसका हाथ जल गया, ठीक है, हल्का सा जला है, उसने हटा लिया, तो एक नेचुरल कंसिक्वेंस है, क्योंकि बच्चे को प्लेट जो थी उसको पता नहीं था, उसने एक अपनी इंडिपेंडेंस का यूज करते हुए उस प्लेट को उठाने की कोशिश की और उसके बाद एक कंसिक्वेंस निकल के आया, नेचुरल है। तो इस पर पेरेंट्स ये नहीं करेंगे कि तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों टच किया, तो ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेचुरल कंसिक्वेंसेज की धारणा को समझ सकते हैं इस तरह से। उसके बाद शो वार्मथ एंड अफेक्शन, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ी प्यार से और नरमी से बच्चों से पेश आते हैं, मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आपने डांट दिया, डपट दिया, मतलब तो वार्मथ और अफेक्शन आप शो करते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम होगी बच्चों में। अब इनके आउटकम्स क्या होंगे, देखिए ये तो पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात करी, आउटकम्स क्या होंगे, बच्चे के अंदर हाई सेल्फ एस्टीम होगी एंड बेटर सोशल स्किल्स एज कंपेयर टू अदर, जो दूसरे पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं उनसे ज्यादा सोशल स्किल्स डेवलप होंगी अच्छी, और हाई जो सेल्फ एस्टीम है वो होगी। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल है ये, ठीक है, लोकतांत्रिक एक तरह से मैं कहूंगी कि पेरेंटिंग स्टाइल है। जैसे कि डेमोक्रेसी में कहते हैं ना कि जनता को खुद पूरा वो होता है कि वो अपने लिए क्या क्या कौन कौन से जो शासक हैं वो चुनेंगे, वोट देते हैं हम, ठीक है। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी होती है, रूल्स आप मिलके बनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अगर रूल्स कुछ मतलब आप गलत करेंगे तो गलत का जो परिणाम है वो आपको खुद भुगतना पड़ेगा, जो मैं नेचुरल कंसिक्वेंसेस की बात कर रही थी, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल है। इट इज कंसिडर्ड एज बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। सो अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें पाया गया है कि 70 to 80% जो है, 70 to 80% जो है ये पेरेंटिंग स्टाइल कामयाब है, मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इसके प्रति। तो अथॉरिटेटिव आधिकारिक जो ये पेरेंटिंग स्टाइल है काफी कामयाब है। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। देखिए वो अथॉरिटेटिव था और ये है अथॉरिटेरियन, ठीक है, स्पेलिंग का डिफरेंस है लास्ट में, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। वो आधिकारिक था, ये सत्तावादी है, ठीक है। सत्तावादी का मतलब क्या, अथॉरिटी, जब आप समझते हैं कि सारी जगह आपकी ही सत्ता है, सिर्फ आपका कंट्रोल होना चाहिए हर चीज पर। डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, तो डिसिप्लिन को फॉलो करना, कि मैं जो कहूंगा वही डिसिप्लिन है और उसी को फॉलो करना है, तो ये अथॉरिटेरियन स्टाइल है। अब इसकी क्वालिटीज देख लेते हैं क्या क्या है इसकी। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एक्सपेक्ट ब्लाइंड ओबीडियंस। देखिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, रूल्स रिजिड होते हैं, पेरेंट्स ने बना दिए, फिक्स्ड हैं, चेंज आप नहीं कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। पहले वाले स्टाइल में आपने देखा था फ्लेक्सिबिलिटी थी, क्लियर रूल्स थे, स्पष्ट थे रूल, लेकिन रिजिड नहीं थे, कठोर नहीं थे, कठोर नियम नहीं थे, बट क्लियर थे। यहाँ पे रूल्स बहुत कठोर हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की कोई भी कीमत यहाँ पर नहीं है, मतलब केवल रिजिडिटी है, मैं कहूंगी तो रिजिड है रूल्स, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ब्लाइंड ओबीडियंस जो है, पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर बच्चों से कि हम जो भी कहेंगे आप उसको ओबे करोगे, बिकॉज वी आर योर पेरेंट्स, ठीक है, हम आपके माता पिता हैं, तो हम जैसा कहेंगे वही ठीक होगा और तुम उसको डिनाई नहीं करोगे। अनरिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अगर बच्चे ने कहा कि मेरा अभी पढ़ने का मूड नहीं है, मैं अभी खेलना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, 1 घंटे से लगातार पढ़ रहा हूँ, तो इस चीज को आप नेग्लेक्ट कर दोगे। बच्चों को ये कहेंगे कि नहीं, ये 2 घंटे अगर फिक्स है पढ़ने का तो फिक्स है, मतलब अनरिस्पॉन्सिव है बच्चे। अगर कोई आपको कहानी सुना रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आपके अकॉर्डिंग जो उस टाइम ठीक है वही बच्चे को बोलेंगे। हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मतलब क्योंकि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ब्लाइंड ओबीडियंस है, तो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की बहुत हाई होती है कि क्योंकि हम तो बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, तो बच्चा बहुत ही अनुशासित होगा, बच्चा बहुत ही आज्ञाकारी होगा और उसका जो एकेडमिक रिजल्ट हो गया, जो भी परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा हाई होगी, तो ये हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और देखिए अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो कॉर्पोरल पनिशमेंट का भी यहाँ पर यूज करते हैं पेरेंट्स, ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो कहते हैं, शारीरिक दंड यहाँ पे दिया जाता है, डांटा भी जाता है, इंसल्ट भी कर दी जाती है, क्योंकि ये स्टाइल ही ऐसा है कि यहाँ पे बहुत कंट्रोल होता है पेरेंट्स का, ठीक है। वो अपने मन अकॉर्डिंग जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड डिसीजंस। मैंने अभी बात की कि बच्चों के बिहेवियर पर, उनके डिसीजंस पर, बच्चों के डिसीजन को वैल्यू नहीं दी जाएगी, उनके बिहेवियर को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, साथ ही साथ उनके डिसीजंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लो सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है, अपने बारे में जो आप क्या सोचते हैं, आप कितने कैपेबल हैं। ऑथोरिटेटिव में जहां हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है, यहाँ पे आउटकम क्या होता है कि बच्चे में लो सेल्फ एस्टीम होती है। फिर पुअर सोशल स्किल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। पुअर मैं कहूंगी पुअर सोशल स्किल्स जो होती हैं, सोशल स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, यहाँ पर पुअर सोशल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है।
और बच्चों सोशल स्किल्स का मतलब ये है कि आप बाहर जाकर कितने घुल मिलते हो। बच्चा शाय फील करता है, फियरफुल रहता है हमेशा क्योंकि कितना कंट्रोल है घर में, या फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर घर में बहुत ज्यादा कंट्रोल है तो हो सकता है कि बाहर बहुत ओपन हो। तो रिजल्ट्स कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी आपको दिख सकते हैं और नेगेटिव भी आपको दिख सकते हैं। ठीक है, देखिए वो तो बच्चे पर भी थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट्स ही होते हैं। या तो बच्चा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि कहते हैं ना आप कितना डराओगे, एक दिन इतना डराओगे तो डर ही खत्म हो जाएगा। तो फिर डर डरा के भी जो बच्चा है एक ना एक दिन तो आवाज उठाई देगा, तो उसमें भी बच्चे का ही लॉस होता है क्योंकि वो बहुत ही रिबिलियन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा विद्रोही बन जाता है। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परमिसिव या फिर इंडल्जेंट। ठीक है, परमिसिव क्या होता है? रियायती, अनुमोदक, जो मतलब थोड़ी सी आपको ढील दे। ठीक है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ढील होती है एक्चुअली इसमें। देखिए जहां अथॉरिटेटिव जो होता था फर्स्ट, अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टाइल की, तो उसमें क्या था, आपके रूल्स क्लियर थे, आप भी मतलब एक्सपेक्टेशंस हाई थी वहां पर। ठीक है, और आप बच्चों की बातों पर ध्यान दे रहे थे, उनको ढील नहीं दे रहे थे, आपने रूल सेट किए हुए थे कि हाँ कुछ क्लियर रूल्स है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है परमिसिव पे, यहाँ पर जो है रूल्स तो होते ही नहीं है, होते हैं तो बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं पेरेंट्स। ओवर इंडल्जेंट मतलब कि बहुत ज्यादा बच्चों को जो है रियायत देना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा उनको वार्मथ मिलती है। ठीक है, बहुत उदार भावना के साथ उनको पालते हैं। अगर बच्चे ने कह दिया कि अभी गिफ्ट चाहिए तो अभी गिफ्ट देंगे। ठीक है, अगर बच्चे ने कह दिया कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं बेटा मत पढ़ो, आ जाओ मम्मी के पास आ जाओ, कोई बात नहीं मत पढ़ो, इस टाइप की चीजें। ठीक है, बहुत ओवर पैम्परिंग होती है बच्चे का, बहुत ज्यादा लाड प्यार किया जाता है। ठीक है, लविंग बहुत ज्यादा, ओवर पैम्परिंग में कहूंगी इसको, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बच्चे को लेकर। ठीक है, बच्चे को थोड़ी सी भी चोट लग गई तो बस पूरा घर ही ऊपर उठा लिया कि ये नहीं, ये मतलब चोट लग गई है, डॉक्टर को बुलाओ, ये सब करो वो सब करो। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ओवर प्रोटेक्टिवनेस हो जाती है। फ्यू और नो रूल्स, रूल्स तो होते ही नहीं है, होते हैं तो बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, कि बच्चे के लिए कोई रूल्स नहीं है, आपने जूते यहां उतार कर यहां रखने हैं, कोई बात नहीं, नहीं रखे मैं रख दूंगी, मम्मी कर देगी या पापा कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है। अगर टीचर ने थोड़ा सा भी डांट दिया है या फिर किसी और ने भी डांट दिया है तो फटाफट लड़ने चले जाएंगे उसके लिए, बच्चे के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं और रूल्स कुछ भी होते नहीं है। हाई रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिव, बच्चों को रिस्पॉन्सिवनेस जो है बहुत ज्यादा हाई मिलती है। हर टाइम बच्चे की देख रेख करना, हर टाइम बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखना, हर टाइम उनके पीछे लगे रहना कि उनको कुछ भी हो ना जाए, हल्की सी भी चोट ना लगे, कोई उन्हें कुछ बोले ना, वो जो चाहते हैं वो करे। तो बहुत हाई रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है, बट लेस डिमांडिंग, और डिमांड कुछ नहीं होती है। ठीक है, अगर आप हाई रिस्पॉन्सिवनेस दिखा रहे हैं तो बच्चा भी आप चाहेंगे कि बच्चा भी कुछ करे, आपकी बात माने, तो वो भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बच्चा गलत कर रहा है, करने दिया जाता है, कोई इतना ध्यान दिया नहीं जाता है, तो लेस डिमांडिंग होते हैं, डिमांड तो होती ही नहीं है। चिल्ड्रन बिकम ईगोसेंट्रिक, यहाँ पर क्या होगा, बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक बन जाएगा। बच्चे को लगेगा कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है, बिकॉज पेरेंट्स तो उसकी हर बात मान रहे हैं। अगर किसी के साथ बाहर झगड़ा हुआ है तो मैं झूठ भी बोल सकता हूँ पेरेंट्स को, पेरेंट्स तो मेरी बात मानेंगे। तो बच्चे जो है यहाँ पे ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते हैं, क्योंकि घर में इतनी अटेंशन मिल रही है कि वो बाहर भी ये सोचते हैं कि बाहर भी उसको इतनी ही अटेंशन मिलनी चाहिए। सो वो ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं। दे शो इम्पल्सिव बिहेवियर बहुत ही कई बार होता है खतरनाक हो सकता है, कई बार चीजों को फेंकना शुरू कर सकते हैं, जल्दी गुस्सा कर सकते हैं, अगर उनकी बात मानी ना जाए तो शोर मचाना शुरू कर सकते हैं, चिल्लाना शुरू कर सकते हैं। तो ये बिहेवियर भी देखा जाता है। पुअर सोशल स्किल्स, क्योंकि घर में इतनी अटेंशन है तो बाहर किसी से ज्यादा बन के नहीं रहेगी। ठीक है, फ्रेंडशिप जो होगी उसमें शेयरिंग केयरिंग नहीं होगी, हमेशा ये होगा कि मैंने बैट दिया है तो मैं ही इससे बैटिंग करूंगा और तुम सब बॉलिंग करोगे। तो इस टाइप की चीजें जो है वो पुअर सोशल स्किल्स के अंदर आती है, मतलब सबके साथ जो है समायोजित करके नहीं चलेंगे। प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप, मतलब जो अगर फ्रेंडशिप भी होगी या कोई भी रिलेशनशिप बनेगी तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि नेचर ही ऐसा हो जाएगा, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इंपल्सिव बिहेवियर होगा, साथ ही साथ बच्चे को लगता है कि वही सही है, तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो हेल्दी रिलेशनशिप्स इसमें नहीं बनती है। तो यहाँ पर बात यही है कि बच्चे को बहुत ज्यादा ढील दी जाती है और पेरेंट्स पूरे दिन बच्चे की जी हुजूरी में लग जाते हैं। बेसिकली इसका यही मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं नेग्लेक्टफुल। ठीक है, नेग्लेक्टफुल मतलब अनइन्वॉल्व, बेपरवाह। अब यहाँ पे पेरेंट्स क्या होते हैं, बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स को बच्चे से कोई लेना देना ही नहीं होता है, पेरेंट्स अपनी ही दुनिया में गुम होते हैं, अपनी ही प्रॉब्लम्स में इतने फंसे होते हैं कि उनका बच्चों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। उसमें प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं, मे बी पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, या फिर पेरेंट्स को या किसी के मम्मी पापा को बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत है, सिगरेट की आदत है, या और भी उनके कुछ भी हो सकता है, उनको प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। तो यहाँ पर पेरेंट्स जो है बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्टफुल होते हैं।
ठीक है। डू नॉट रिस्पॉन्स टू चिल्ड्रंस नीड, बच्चे की क्या नीड है, बच्चे को क्या जरूरत है, क्या उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसको सोशल सपोर्ट चाहिए, उसको इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए, कोई मतलब नहीं होता है पेरेंट्स को, तो कोई भी रिस्पॉन्सिवनेस उनके अंदर यहाँ पर नहीं होती है। लो डिमांडिंग, कोई रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होता, जब बच्चे पर ध्यान ही नहीं देंगे तो डिमांड कहाँ से रखेंगे, तो कोई डिमांड भी नहीं होती है, आप जो कर रहे हो करो, हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए इससे पिछले वाले पे परमिसिव पे मैंने आपको कहा था कि लो डिमांडिंग होते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस उनकी हाई होती है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस भी लो हो जाती है, बिल्कुल लो रिस्पॉन्सिवनेस होती है, और डिमांड यहाँ पर डिमांड भी लो रहती है और रिस्पॉन्सिवनेस भी लो रहती है। यहाँ पर इसलिए नहीं है लो डिमांडिंग की भाई ठीक है बच्चा गलत कर रहा है करने, यहाँ पर एक्चुअली पेरेंट्स को मतलब ही नहीं है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बच्चे को चोट लग रही है अगर वो कोई गलत चीजें कर रहा है तो करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अपनी प्रॉब्लम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। लो रिस्पॉन्सिवनेस, मैंने कहा जैसे कि रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं बच्चों की नीड्स को, तो लो डिमांडिंग और लो रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे होती है। लुक एट देयर चिल्ड्रन फॉर इमोशनल सपोर्ट, अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स जो है अल्कोहलिक हो जाते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं या फिर कुछ का डिवोर्स हो जाता है, तो बच्चों को ही यहाँ उल्टा पेरेंट्स को सपोर्ट कर देना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बचपन से ही जो है अपने भाई बहनों को ध्यान रखने लग जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं, ठीक है, और पेरेंट्स को भी कई बार संभालने की जरूरत हो जाती है, तो पेरेंट्स को बच्चे इमोशनल सपोर्ट दे रहे होते हैं, तो ऐसे में सोचिए कि वो बच्चा छोटा सा बच्चा जो अपने पेरेंट्स के लिए इमोशनल सपोर्ट बन रहा है, तो उसका इमोशनल सपोर्ट कौन बनेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कोई रूल्स नहीं होते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, लो डिमांडिंग है, लो रिस्पॉन्सिव है, कोई रूल नहीं है, कुछ रेगुलेशंस नहीं है, बस यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा रहता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर फियरफुल, अब यहाँ पे होता क्या है कि देखिए अब अल्कोहलिक पेरेंट है, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चों की पिटाई कर रहा है, घर पर आकर मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, तो बच्चों में क्या हो जाता है, डर का माहौल हो जाता है, फियरफुल हो जाते हैं, सोशली विड्रॉन हो जाते हैं, उनका किसी से बात करने का मन नहीं करता, और फिर उनमें गुस्सा भी आ सकता है, बाहर वो अंदर जो है इतनी सारी घुटन होती है जिसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो सोशली विड्रॉन हो जाते हैं एंड आर एट रिस्क ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, सबसे ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज के शिकार हो सकते हैं। सिगरेट कह सकती हूँ, अल्कोहल कह सकती हूँ, ड्रग्स कह सकती हूँ। सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है, मतलब जो मादक पदार्थ होते हैं उनके जो बच्चे हैं उनके प्रति उनके शिकार हो जाते हैं, सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, बीड़ी पीना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये चाइल्डहुड से स्टार्ट हो सकता है, चाइल्डहुड से, एडोलेसेंस में तो पीक पर चला जाता है, लेकिन चाइल्डहुड से ही ये चीजें जो है बच्चों में डेवलप हो सकती हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो हो जाती हैं, तो बिल्कुल नेग्लेक्टफुल जो बिहेवियर है यहाँ पर पेरेंट्स का होता है। अब देखिए बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल की जब बात आती है, विच पेरेंटिंग स्टाइल इज बेस्ट, क्या बेस्ट है, ठीक है, तो क्वेश्चन हर बार आता ही है, ऑब्वियसली कई केवीएस में भी पूछा गया था, फिर डीएसएसबी में भी पूछा गया एक बार, तो पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा बेस्ट है, अगर आपको ये आ जाए कि आप कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल चूज करेंगे, तो ऑलवेज आप अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल को ही चुने, जो फर्स्ट मैंने आपको समझाया था, जिसमें हाई एक्सपेक्टेशंस भी होती है, रिस्पॉन्सिवनेस भी होती है, क्लियर रूल्स होते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक माहौल होता है, और पेरेंट्स जो है बच्चों पर ध्यान देते हैं लेकिन रूल्स भी फॉलो करते हैं, रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब रूल्स चेंज भी किए जा सकते हैं, अगर वो डिसकंफर्टेबल हो तो उनको चेंज भी किया जा सकता है। तो रिसर्चर्स ने भी फाउंड किया है इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है इज कंसिस्टेंटली लिंक्ड टू बेस्ट आउटकम इन किड्स, तो जिनके पेरेंट्स जो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल यूज करते हैं तो उनके बच्चे जो हैं एकेडमिकली भी बड़े अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स भी काफी अच्छी होती हैं, तो इसको जो है बेस्ट माना जा सकता है। उसके बाद लेकिन अब कई रिसर्च ऐसी भी हुई है जहां पर कल्चर का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, कल्चरल और एथनिक डिफरेंसेस आ जाते हैं कि इस स्टाइल को यूज करने वाले जो अफ्रीकन कंट्रीज होती हैं या स्पेन में भी देखा गया है कि इस स्टाइल को यूज करने वाले पेरेंट्स के मतलब जो बच्चे हैं वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, आउटकम्स अच्छे नहीं आते हैं बच्चों में, तो ये एथनिक डिफरेंसेस या कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये मैटर करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो बेस्ट हम मानते हैं इसी को, लेकिन ये अपने कहते हैं, मैंने पहले बताया था कि 100% कुछ भी नहीं होता है, तो बस यही है कि कुछ कल्चरल डिफरेंस और एथनिक डिफरेंसेस भी है, वो मैटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रंस ऑन बिहेवियर कैन अफेक्ट द पेरेंट्स चॉइस एंड आउटकम, अब बच्चे का खुद का बिहेवियर भी, कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज्यादा बचपन से ही थोड़े से इंपल्सिव होते हैं, ठीक है, बचपन से हो सकता है कि बाहर का माहौल ऐसा है, घर पे तो उनको अच्छी अटेंशन मिल रही है, ये वाला पूरा पेरेंटिंग स्टाइल है, लेकिन बाहर कुछ उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स की भी चॉइस बदल जाती है और ये आउटकम्स भी बदल जाती हैं, ठीक है। सपोज कि बच्चा बहुत ज्यादा ही सिगरेट में, बीड़ी में, गाली गलौज में इन्वॉल्व हो गया,
बाहर जाकर, तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी अपनी चॉइसेस जो है वो चेंज करनी पड़ सकती हैं। तो पेरेंटिंग स्टाइल हम ये नहीं कह सकते एक यूनिवर्सल है कि यही बेस्ट रहेगा, तो कल्चर पर डिपेंड करेगा, बच्चे पर डिपेंड करेगा, पेरेंट्स पर भी डिपेंड करेगा, घर के माहौल पर भी डिपेंड करेगा, तो काफी चीजों पर ये चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में अगर आपको सामने 4 ऑप्शन आते हैं और कहते हैं कि आप कौन सा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल को चूज करेंगे, तो आप हमेशा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल को ही चुने। लेकिन क्वेश्चन अगर एप्लीकेटिव आ सकता है कि ये बेस्ट होता है या कल्चर का डिफरेंस होता है, जैसे ऑप्शन आते हैं ना कि 1 भी ठीक है 2 भी ठीक है, तो उस टाइप में आप इन चीजों को ध्यान रखें। हालांकि पेरेंटिंग स्टाइल्स की जो स्टडी है उन पर क्रिटिसिज्म भी होता आया है कि कोई वैलिडिटी नहीं है, थोड़े से सैंपल पर रिसर्च करते हैं, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च नहीं हुई है, तो आप कैसे छोटे से डेटा के ऊपर आप पूरे एक उसको पेरेंट्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे क्रिटिसिज्म भी इसके होते आए हैं, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। आई होप कि कुछ आपको नया जानने को मिला होगा, अगर नया ना सही तो कुछ अच्छा अनुभव आपको मिला होगा वीडियो देखने से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।